सिक्योरिटी सेफ्टी के इंतजाम थे, इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए क्योंकि सिर्फ वो टाटा का है एयर इंडिया, सिर्फ इसलिए। जो मूल बात है यहाँ पर किस तरीके से जो ग्राउंड स्टाफ है उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ, किस तरीके के धरना प्रदर्शन हुए, किनको रखा जाए, किनको निकाला जाए। लालू प्रसाद यादव लेटे हुए हैं, सामने पांव है, लोग जो फूल भी दे रहे हैं उनको, उसको भी वो लेने को तैयार नहीं। एक दूसरा वीडियो है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र उनके पांव के नजदीक तक ले जाके वापस लाया जाता है। लालू प्रसाद यादव की जो मानसिकता है जो साफ साफ दिखाई पड़ी, वो हाथ भी लगाने को तैयार नहीं है। कहे न कहे लेकिन दुनिया कुछ विश्व युद्ध टाइप भी तो चल रहा है। दुनिया के लिए भी चिंता की बात है और हमें लगता है कि इस मौजूदा जो वैश्विक परिस्थिति है उसमें भारत की चुनौतियों को हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ के इस अंक में 5 ऐसी खबरें जो दुनिया, देश, समाज और राजनीति सब कुछ समेटने वाली है। आपको लगेगा ऐसी क्या 5 खबरों पे हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसमें सब कुछ आ जाएगा। आप ये चर्चा सुनेंगे तो आपको निश्चित तौर पर यही लगेगा कि जिन सारी बातों को आप समझना चाहते हैं वो 5 इसी के इर्द गिर्द है। भ्रष्टाचार भी है, सामाजिक न्याय भी है, उत्पीड़न भी है, दुनिया की दादागिरी भी है, कैसे राजनीति के लिए देश तक को अलग तरीके से देखना है वो भी है। ये सब कुछ इसमें शामिल है। और शुरुआत जो AI-171 में जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जो उसके यात्री थे, क्रू मेंबर थे, या फिर वो ट्रेनी डॉक्टर बच्चे जो क्या कहें, बहुत कहते हुए भी दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है कि वो अपने हॉस्टल में खाना खा रहे थे, उन सब का जीवन चला गया, कुछ लोग घायल हैं। तो सबसे पहले उन सब को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उसी खबर से हम शुरुआत करेंगे। और मुझे लगता है कि एक बात बहुत गंभीरता से ये मेरे मन में भी प्रश्न लगातार आ रहा है और राजशोरी से मुझे लगता है कि बढ़ाया जाना चाहिए। क्या अगर ये एयर इंडिया के अलावा कोई और एयरलाइंस होती तो क्या हमारे देश का मीडिया, हमारे देश के पत्रकार, बुद्धिजीवी वो इसी तरह से बात कर रहे होते? क्या वो इस पर बात नहीं कर रहे होते कि एक कंपनी किस तरह से अपना सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑडिट करती है? क्या एक कंपनी जो दिल्ली से अहमदाबाद, अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट जा रही है, बोइंग का ड्रीम लाइनर है, उस जहाज का इतना तक सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ है? क्या एक कंपनी जिसको टाटा समूह के साथ जोड़ा जाता है, और कभी कभी आश्चर्य भी होता है कि टाटा की छवि बड़ी अच्छी है, टाटा ग्रुप, लेकिन उसके खिलाफ कोई खबर आती है तो उस पर सामान्य चर्चा भी नहीं होती। ये चौंकाता है। और मुझे पीड़ा तब ज्यादा बढ़ गई जब जो 242 लोग हैं, एक व्यक्ति जीवित बच गया, बहुत ईश्वर की कृपा रही विश्वास कुमार के ऊपर। कभी कभी इसीलिए चमत्कार पर विश्वास भी होता है। लेकिन जहां वो जाकर गिरा, उस मेडिकल कॉलेज के जो ट्रेनी डॉक्टर अपनी जान गंवा बैठे, उसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को चिट्ठी लिखनी पड़ी है कि टाटा समूह के लोग इधर जरा ध्यान दे दीजिए। एक ही दुर्घटना में 2 अलग अलग कैसे किया जा सकता है? और ये सिर्फ इतना भर नहीं है ना कि आपका जहाज किसी वजह से लोगों के लिए प्राण घातक बन गया, उनके लिए काल बन गया। वो सोचिए कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई, कितने लोग खत्म हो गए, कितने परिवारों के लिए आजीवन पीड़ा हो गया। उनके लिए 1 करोड़ का ऐलान किया तो एक महिला ने कहा कि हम 2 करोड़ देंगे, हमारे पिता को वापस कर दीजिए। अब ये तो संभव है नहीं। तो जो कुछ हुआ, और उसमें जो हमारे देश की सरकार है, क्योंकि DGCA नियंत्रण करता है, सीधे सरकार के नियंत्रण में है। मैं भी इसका पक्षधर था कि सरकारी से प्राइवेट हो जाए, क्योंकि एयर इंडिया का बहुत दुरुपयोग सरकारों ने किया था। लेकिन अब टाटा समूह के हाथ में आने के बाद ये जो कुछ हुआ है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन क्या सिक्योरिटी सेफ्टी के इंतजाम थे, इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए क्योंकि सिर्फ वो टाटा का है एयर इंडिया, सिर्फ इसलिए। नहीं, बिल्कुल हर्षवर्धन, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये देखने की है कि जिस तरीके से एयर इंडिया और टाटा का जो मर्जर की जो प्रक्रिया अभी तक जो चल रही थी, और ग्राउंड स्टाफ, खासतौर से जो मेंटेनेंस स्टाफ है, जो रीढ़ है आपकी सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, उन लोग के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, ये लगातार खबरें आई हैं हर्षवर्धन, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। टाटा के बारे में कहा जाता है कि बड़ा मतलब जो है अपना जो एम्प्लॉई जो है फ्रेंडली है, उसके अपने मानक हैं, उसके अपने सिद्धांत हैं, हम सब गर्व भी करते हैं उस पर, अच्छा लगता है। और टाटा जिस तरीके से दुनिया भर में एविएशन इंडस्ट्री में एक धूमकेतु की तरह उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा था, भारतीय एविएशन इंडस्ट्री बिल्कुल एक अलग आसमान की तरफ छलांग लगा रही थी। उसमें बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आ रही, लेकिन अभी हम उस पर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो जब जांच हो जाती है उस पर कुछ चीज़ें आए, क्योंकि हम उस पर कयास नहीं लगा सकते। परंतु
जो मूल बात है यहाँ पर किस तरीके से जो ग्राउंड स्टाफ है उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ, किस तरीके के धरना प्रदर्शन हुए, किनको रखा जाए, किनको निकाला जाए। ये जब एयर इंडिया से टाटा की तरफ जब सब चीज़ें हो रही थी, आप ध्यान रखिए, यही अभी कहीं किंगफिशर होती, इंडिगो होती, या मैं आपको बता रहा हूँ कोई और कंपनी होती, तो आप मान कर चलिए अब तक पूरा धमाल मच चुका होता। टाटा की प्रतिष्ठा ऐसी है, इस्पाती उनके एक तरीके से छवि है जो माना जाता है। लेकिन आपकी पब्लिक रिलेशन में भी उनकी इस्पाती छवि है। मीरा नाडिया टेप्स भी एक समय में आए थे। हाँ, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ा। और कहा जाता है कि टाटा बहुत ज़्यादा पीआर नहीं करता, लेकिन उनके पीआर के तरीके दूसरे हैं, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे हर्षवर्धन। लेकिन जो अभी सामने चीज़ें आई हैं, 250 लोगों की मृत्यु हो रही, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री भी है, यहाँ पर ये ध्यान रखिए। उसके बाद भी टाटा के काम काज पर, क्रियाकलाप पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। और इसकी 2 वजह भी हैं। एक तो उसमें बोइंग भी है, ये भी ध्यान रखिए। और जिस तरीके से बोइंग को लेकर भी बहुत से प्रश्न उठे थे, तमाम बैटरी फटना जो खासतौर से ड्रीम लाइनर को लेकर, हाँ, लेकिन ये माना जाता है कि ड्रीम लाइनर सबसे सेफ प्लेन है। इसकी अभी तक इस तरीके की दोनों इंजन फेल हो जाएं, ऐसी कोई दुर्घटना की कोई बात भी नहीं आई थी। परंतु ये जो लगातार आवागमन, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लोड होना, क्योंकि होता है कि इस पे सवाल एक हर्षवर्धन और उठ रहा है, बहुत पायलट्स की कमी है, स्टाफ की कमी है। और ये लगातार हो क्या रहा है कि जिस तरीके से एविएशन इंडस्ट्री में भारत में कंपटीशन चल रहा है रेट कम करने के चक्कर में, उसमें ये, अब छोटी सी बात आपको बताऊं, हमने कुछ दिन पहले खबर पढ़ी और वो खबर की भी गई कि कैसे जो है, जो उनका स्टाफ है जो मेंटेनेंस का है, वो इस बात के लिए कह रहा है कि भैया हमारी कोई प्राइवेसी नहीं बची है। एक छोटा सा कमरा है जिसको हम लोग को रखाया था, तो हम 1 लोग रह के आराम से अपना काम चला लेते थे, अब उसमें 1 नहीं 2-2 लोग रहेंगे। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको एम्प्लॉइज पर बहुत ज़्यादा, जिसका बुरा असर पड़ता है, ये देखना पड़ेगा। और 8,200 घंटे उड़ाने वाला पायलट, उसके साथ में को पायलट 1100 घंटे जो उड़ा चुका हो, तो उनकी दक्षता या योग्यता पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता निश्चित तौर पे। और अभी हमने देखा कई बार मौसम बहुत खराब हुआ, कैसे हमारे इंडियन पायलट्स ने उस प्लेन्स को न सिर्फ बचाया, पूरी दुनिया भर ने इसकी तारीफ की। परंतु मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है? और 36 ड्रीम लाइनर जो हैं आज की तारीख में है भारत में, वो सारे के सारे टाटा के पास हैं। अब उसके लिए डीजीसीए ने 9 बिंदु तय किए हैं कि सारे जो ये हैं ड्रीम लाइनर, इनके उड़ने से पहले ये सब चेक होंगे। लेकिन क्यों? सवाल तो ये है कि डीजीसीए क्या कर रहा था, सरकार तो क्या कर रही थी? अब जागे एयर इंडिया की जिस कवाड़ खस्ता हालत में गए थे, तो क्या अगर टाटा के पास वो क्षमता नहीं थी तो एक तो लेना नहीं चाहिए था। अगर ले लिया तो उनको निश्चित तौर पर उसे उतना ही उसी तरह चलाना चाहिए जितना वो मैनेज कर पाते। एयर इंडिया के साथ, एयर इंडिया का एक इंजीनियरिंग का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसको वो अभी भी सरकार के पास है, यानी इंजीनियर सरकार के पास है। टाटा ने, जो मुझे पता चला, कुछ लोगों से मैंने बात की, उसमें मुझे पता चला कि टाटा ने सस्ती दरों पर कराने के लिए दूसरी कंपनियों से मेंटेनेंस कराया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनमें से कोई वजह बनी, उसमें भी कोई नहीं जानता। उसमें तुर्की की भी एक कंपनी थी, तुर्की की कंपनी को लेकर भी कहा जा रहा है कि अगर वहां मेंटेनेंस गया ही क्यों। और ये तो किसी भी देश की कंपनी को ये समझना चाहिए कि आप ऐसे सेंसिटिव जगहों पर, जब आप सिग्नलिंग में और दूसरी जगहों पर सरकार चीन की कंपनियों को टेंडरिंग से बाहर कर देती है, तो भला ये कैसे संभव हो सकता है कि अडानी के एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग करे तुर्की की कंपनी, टाटा के एयर इंडिया के जहाज के मेंटेनेंस वो करे तुर्की की कंपनी? ये तो कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सब से अलग ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि टाटा ग्रुप और एयर इंडिया की क्या साख खतरे में है? क्या जमशेदजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक जो लीगेसी थी वो खत्म हो रही है? क्या हम लोग उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं जिसके लिए कहा जाता था कि नमक से लेकर जहाज तक, पिन से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है? क्या हम सिर्फ इसलिए नहीं कहेंगे कि एक समय में देश में सिर्फ टाटा बिरला थे, जबकि सब जानते हैं कि बिरला का तो पूरी तरह से कांग्रेस के प्रभाव में ही रहा, अभी भी कांग्रेस के ही तय किए हुए लोग उनके प्रतिष्ठानों में होते हैं। यहां तक भी मीडिया में भी जो बिरला जी का अखबार है या मीडिया हाउस है, वहां भी कांग्रेस से ही लोग तय होते हैं। सवाल यहां यही है कि क्या सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि नहीं ये टाटा है, और हम अंबानी अडानी पर खूब बात करते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि कोई भी जो कारोबार में है, कोई भी जो कंपनी है, वो पूरी तरह से न तो नैतिक है, न पूरी तरह से अच्छा काम करती है, उसके लिए रेगुलेटर से सब कुछ है। लेकिन जहां लोगों की जान का मसला है, वहां ये सवाल उठना चाहिए। और क्या टाटा समूह को शर्म नहीं आई? क्या एन चंद्रशेखरन को शर्म नहीं आई कि उन्होंने
विमान यात्रियों में जो लोग थे जिनकी जान चली गई उनके लिए तो 1-1 करोड़ का कंपनसेशन दिया, लेकिन जो बच्चे ट्रेनी डॉक्टर वहां जिन्होंने जान गंवा दी उनके जहाज की वजह से उनके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लिखना पड़ा। शर्म करने वाली बात है। और मैं फिर कह रहा हूं, टाटा समूह को सोचना चाहिए कि ये लोगों की उम्मीद थी कि विस्तारा की तरह एयर इंडिया अपग्रेड होकर विस्तारा बन जाए। क्या कमाल की एयरलाइंस टाटा की ही थी विस्तारा, मैं प्रेफर करता था उसको, लेकिन उल्टा हुआ, विस्तारा भी डिग्रेड हो गई, एयर इंडिया हो गई। और वो एयर इंडिया जो एक समय में जाना जाता था, जो महाराजा जिसका सब कुछ, वो सारे उसके कपड़े तो फटी गए, सारी इज्जत चली गई। और इस बार इतने लोगों की, 250 लोगों की जान जाने के बाद ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सारा सवाल एयर इंडिया और टाटा समूह के साथ साथ डीजीसीए के अधिकारियों पर है। इसका मतलब कि वहां नकारा लोग बैठे हैं, इसका मतलब कि कुछ न कुछ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे कि गलत तरीके से सब चीजें पास करा ली जाती हैं, वो है। और मैं तो एक सवाल और पूछता हूं, क्या कभी कोई छापा आपने देखा कि कोई एयरलाइन कंपनी हो किसी गलत वजह से कर रही हो और उसका रोक दिया गया हो? सामान्य व्यक्ति तो एक हेलमेट नहीं लगाए हुए है तो उसको तुरंत चालान काट दिया जाता है। क्या एयरलाइंस के साथ ये हो रहा है? मुझे लगता है कि ये सारे सवाल पूछे जाने चाहिए और इसकी जवाबदेही टाटा समूह, एयर इंडिया और भारत सरकार की है, डीजीसीए के उन अधिकारियों की है जिनकी नाक के नीचे ये सब हुआ है। नहीं, बिल्कुल भारत सरकार का आपने नाम लिया, अच्छा किया। दरअसल जितने महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास रखे, यानी अपने पास रखे। लेकिन सिविल एविएशन, क्या आपको याद आता है कोई इतना कम अनुभवी मंत्री रहा हो? मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, उनके दोष भी नहीं मतलब दे सकता हूं राम नायडू पर, क्योंकि सीधे वो नहीं, लेकिन लगातार प्रश्न उठ रहे थे कि आप कोटे में आपने मंत्रालय, पहले प्रफुल्ल पटेल हुआ करते थे, इससे पहले कितने सीनियर मिनिस्टर्स हुआ करते थे, किनके किनके नाम लिए जाए। लेकिन अब आज की तारीख में आप देख लीजिए, एक पहली बार का सांसद बना हुआ व्यक्ति आता है, उसको आप सीधे सीधे सिविल एविएशन जैसा मंत्रालय दे देते हैं, क्योंकि वो सहयोगी दल का होता है। ये आपकी प्रायोरिटी दिखाता है। निश्चित तौर पर डीजीसीए और तमाम चीज़ों पर बहुत अच्छे काम किए। मैं फिर कह रहा हूँ, हवाई यात्रा तमाम जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड हैं उनमें सबसे सुरक्षित मानी जाती है, बिल्कुल, सबसे सेफ है, अभी भी सबसे सेफ है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा, 0.001% खतरा होने के बावजूद जब खतरा होता है तो 100% कैजुअलिटी होती है। बाकी दूसरे मोड में आपके पास बचने के संभावना होती है, यहाँ पर आपके पास कोई संभावना नहीं। इसीलिए इस उच्चतम स्तर पर उच्चतम मानदंडों की कल्पना की जाती है। और जो हर्षवर्धन ने सवाल उठाया वो निश्चित तौर पर मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है कि उन डॉक्टरों का जो बैठे हुए वहाँ खाना खाने गए थे, जिनको मौत खाकर चली गई, आखिर उनके लिए टाटा प्रबंधन के अंदर क्यों कोई संवेदना नहीं जागी? जबकि टाटा के बारे में तो ये कहा जाता है तमाम जो सामाजिक सरोकार हैं, तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं, इन सब के लिए उनके पास जो है दान पेटियां खुली रहती हैं। लेकिन जो पढ़ने गए हुए थे, जिनका काम लोगों का जीवन बचाना हुआ था, वो जीवन आपकी लापरवाही, क्योंकि लापरवाही अभी सामने आ रही, तो मैं वही कहूँगा, मेंटेनेंस की लापरवाही तो वो भी कहूँगा। इस तरीके से इतना नया प्लेन कैसे उड़ता है, टेक ऑफ हुआ और उसी समय गिर जाता है? तमाम बाकी अब जांच रिपोर्ट आएगी, लेकिन निश्चित तौर पर न सिर्फ टाटा बल्कि डीजीसीए की साख दांव पर है। और ये समझ में आता है कि वो एक आंख से देखते हैं, और जब टाटा का मामला आ जाता है तो ये लगता है कि जैसे उन्होंने वो आंख बंद कर ली। और सबसे बड़ी बात है कि विस्तारा से इंस्पायर होकर एयर इंडिया को बनना चाहिए था। हुआ क्या? हवस, ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी, कम से कम पैसे में अपने आप को बड़ा कर लेने की जो ये हवस और ये जो अंधा कंपटीशन जो चल रहा है, जो अंधी दौड़ चल रही है, उसका ये नतीजा है जिसके लिए जाने गई हैं। आगे ना जाएं, इसलिए आवश्यक है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से, संतुलित तरीके से सोचकर इस पर कड़े फैसले लिए जाएं। नहीं, इसकी जांच तो हो ही रही है, अब देखते हैं जांच में क्या आता है। और हमारा एविएशन सेक्टर इतना एक्सपैंड हुआ है, पिछले 10 वर्षों में इतने हवाई अड्डे बने, इतनी सुखद बढ़िया यात्राएं हो रही, लेकिन अंत में तो हवाई जहाज के लिए ही हवाई अड्डे हैं, सब कुछ सारा कुछ तो उसी के लिए है। और अगर वो यात्रा इस तरह से दुखदायी, पीड़ादायक, और ये कोई पहली बार नहीं, इंडिगो का भी आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान को लिखना पड़ गया था कि हमें टूटी सीट पे यात्रा करना पड़ेगा। हम लोग भी लगातार यात्रा करते हैं, देखते हैं कि एयर इंडिया हो या इंडिगो हो, बहुत खराब उनके जहाज हो गए, सीटें बहुत खराब हैं, यहाँ तक कि वो मतलब जिसको कहते हैं ना कि चुभती रहती हैं, उसमें गड़ती रहती हैं, कोई कील निकली हुई या कोई पतली, बहुत पतली गद्दी वो लगाते हैं। बहुत कुछ ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं जो मुझे लगता है कि ध्यान दी जानी चाहिए। ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है, सीधे सीधे, बहुत खतरनाक है। लेकिन एक जो जान की खिलवाड़ की हम बात करते हैं तो एक बड़ा खतरा दिखता है, और जब मैं कहता हूं तो कई लोग मुझे टोक रहे हैं, ईश्वर न करे उस तरफ जाए, लेकिन कई बार ये भी लगता है कि कहे न कहे लेकिन दुनिया कुछ विश्व युद्ध टाइप भी तो चल रहा है। रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं,
चाइना ताइवान लड़ रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बीच भी संघर्ष युद्ध की स्थिति बनी हुई है, मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा तबाह है, इजराइल ने गाजा को तबाह कर दिया है, फिर भी हमास के लोग जो बंधक बनाए तो पूरी तरह से छोड़े नहीं। अभी इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और उनके जो टॉप 6 कमांडर्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया। इतना प्रिसीशन के साथ मारा है कि जो बेडरूम में सो रहा था वो गया, जो टेबल पर बैठा हुआ मीटिंग के टेबल पर था वो गया। और कहा जाता है कि इसके लिए मोसाद ने, जो इजरायली खुफिया एजेंसी है, उसने तैयारी की थी कोवर्ट ऑपरेशन, यानी यहां का आदमी वहां लंबे समय तक रहे, उनके बीच में घुल मिल जाए, और उसने सारी सूचनाएं उनको दी, प्रिसीशन के साथ उन्होंने मारा। अब उनका नया सेनाध्यक्ष आ गया है ईरान का, IRGC का। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या ये जो कुछ हो रहा है ये विश्व युद्ध की तरफ जाता दिख रहा है? इजराइल और नेतन्याहू क्या उस कट्टर इस्लामिक रिजीम जो दुनिया में परमाणु बम की धमकी दे रहा है, जिसको कह रहे थे कि लगभग 90% हमने तैयार कर लिया है, उन फैसिलिटीज को किया है? ये एक बड़ा सवाल है राइशोर। मुझे लगता है दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात तो फिलहाल यही है। निश्चित तौर पर दुनिया के लिए भी चिंता की बात है, और हमें लगता है कि इस मौजूदा जो वैश्विक परिस्थिति है उसमें भारत की चुनौतियों को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हम किस तरीके के जो वैश्विक संघर्ष है उसके साथ साथ में बॉर्डर पर जो चीज़ें चल रही हैं और अंदरूनी तौर पर जो चल रही हैं उस पर भी नज़र रखेंगे। लेकिन इसराइल ने जो किया है वो तो खैर अद्भुत किया है। मतलब अगर सैनिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टिकोण से कहा जाए, इसको लेकर हम तमाम सवाल और तमाम बातें उठाते रहेंगे। इसके साथ में कांग्रेस ने एक सवाल जरूर उठा दिया कि गाजा से जो है हमने अपने आप को अलग कर लिया। एक तो ये लोग गुट निरपेक्ष नीति की बात करते रहे, और जब यहाँ पर जब गुट निरपेक्ष हो गए तो उसमें दिक्कत हो रही पवन खेड़ा और पूरी कांग्रेस को। इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा कि दोनों देशों के, ईरान और इजराइल, दोनों देशों के विदेश मंत्री से उन्होंने बात की है, दोनों के फोन आए हैं। हम इससे बेहतर नीति क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेंजामिन नेतन्याहू से बात हुई, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम दोनों देशों को शांति के लिए कह रहे हैं। ईरान भी हमारा मित्र देश है, लेकिन ये सच है कि हर हाल में हमारे साथ तो इजराइल खड़ा था। ईरान तो मुस्लिम उम्मा के नाम पर पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ खड़ा था। फिलिस्तीन भले ही नहीं कहे, लेकिन हमास तो आतंकवादी संगठन के तौर पर ही व्यवहार करता है। और ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब 2023 में हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर हमला किया, उनके लोगों को बंधक बनाया, उनकी महिलाओं को नग्न परेड किया। इस वजह से ये सब हुआ है। तो इसलिए ये समझना पड़ेगा कि शुरुआत कहां हुई। लेकिन एक ट्विस्ट है जिस पर मुझे लगता है कि जब हमने देखा तो बात करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप इधर पाकिस्तान को सर माथे लेकर घूम रहे थे, और उन डोनाल्ड ट्रंप को भारत में कुछ लोग सर माथे पर लेकर घूम रहे थे। लेकिन अब मुझे मतलब ऐसा मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता था कि ये होने वाला है। बार बार वो लिख रहे थे, उन्होंने पोस्ट भी किया कि हमने 90 दिन का समय दिया था, 60 दिन का, आज 61वां दिन है जब हमला हुआ। वो कह रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो नहीं करना चाहिए था, बातचीत की टेबल पर आइए। और इजराइल कह रहा है कि हमने तो, जब हमारे सर्वाइवल का आ गया, एग्जिस्टेंस का प्रश्न आ गया, तो हमने किया। हो सकता है कि ये भी एक वजह हो कि चूंकि ईरान अभी युद्ध में जाएगा, तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक तौर पर एक बेहतर लोकेशन है। और जो उस वक्त आया था कि नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी जो सेना है उसने कब्जा कर रखा है, तो क्या अमेरिका पाकिस्तान को अपने सैन्य ठिकाने पर पूरी तरह से ईरान के खिलाफ, और एक तरह से कहेंगे इजराइल के, जब इजराइल ईरान का युद्ध होगा या हो रहा है तो उसमें जितने देश आएंगे तो उसके बेस के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहा है? क्या उसकी वजह से वो जो पूरा इधर लग रहा था कि वो भारत के खिलाफ हो गया है? तो ये भी एक रणनीतिक तौर पर जरा सोचा जाना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से ट्रंप लगातार पिट रहे हैं, ट्रंप की कोई भी बात हो नहीं रही है, तो उनको अपनी साख का भी संकट है। वो सर्वशक्तिमान, देश के सर्वशक्तिमान कुर्सी पर जरूर बैठे हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है, वो न पुतिन मानने को तैयार है, न शी जिनपिंग मानने को तैयार है, न नेतन्याहू मानने को तैयार है, न खामेनेई मानने को तैयार है, और तो और एलन मस्क मानने को तैयार कोई मानने को तैयार नहीं है। एलन मस्क भी मानने को तैयार नहीं। हालांकि दोनों में थोड़ा पैचअप हो रहा है। इधर देखिए जब मिसाइल दागी जा रही है तो स्टारलिंक एलन मस्क कह रहे हैं कि स्टारलिंक की सर्विस हम ईरान में देंगे। हालांकि वो विद्रोह भड़काने के लिए है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज में समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, बाकी बहुत समझदार हैं, लेकिन एक बात आप याद रखिए, जब इजराइल ने ईरान तक जाकर मार की है तो क्यों मार की है, इस चीज़ को समझिए। जो हमने कहा ना कि जो हमारे पास, जो हमारे ऊपर कोई आतंकवादी हमला होगा तो उसको हम मानेंगे वॉर। बिल्कुल।
तो क्यों अब ये इजराइल ने करके दिखाया है। अब सवाल ये है कि इजराइल के समर्थन में पूरी तरीके से जो अमेरिका खड़ा हुआ है वो भारत के इस कृत्य पर कैसे उसके खिलाफ खड़ा कैसे होगा। खड़ा होगा? इस यहाँ पर आप ध्यान रखिए, क्यों उसका तर्क क्या है कि भाई हुजी को आप खड़ा करें, हिजबुल्लाह को आप खड़ा करें, हमास को आप खड़ा करें, ये सब ईरान ने खड़ा किया, ध्यान रखिए आप। और इसकी जो जननी थी, जिस कोख से ये सारे आतंकवादी संगठन जन्म लिए थे, उनकी जो है कोख पर ही प्रहार किया इजराइल ने। और इजराइल ने जब प्रहार किया तो उसके बाद ईरान हमला न करे, उसके लिए अमेरिका ने वीटो लगा दिया, कहा कि खबरदार ऐसी जुर्रत मत करिएगा वरना हम जो है हम हमला कर देंगे। तो इजराइल पर तो पूरी तरीके से जो इजराइल जो कुछ कर रहा है, गाजा पट्टी में कर रहा है, फिलिस्तीन में सब कुछ कर रहा है, वो कर रहा है इसलिए क्योंकि उसके लोगों के साथ इस तरीके का जो हुआ था मानवीय कृत्य, उस पर ये सारे देश न सिर्फ चुप रहे थे, ताली बजा रहे थे, और सोशल मीडिया पर उन सबको लेकर किस तरीके से उल्लास का माहौल बनाया जा रहा था। जब इजराइल ने रिटेलिएट करना शुरू किया, मारना शुरू किया, उसके बाद से सबको मानवता याद आ रही, उसमें भारत में बैठे लोगों को भी मानवता याद आ रही। कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है फिलिस्तीन के बैग भी छपवा लिए थे। और अभी इसीलिए मुद्दा मैंने उठाया था जिस पे हर्षवर्धन ने बहुत विस्तार से कुछ बातें आपको बताई कि जब पवन खेड़ा या कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये डरपोक है, इससे हट गए, नहीं, यासर अराफात को आपने बहुत ज़्यादा सिर पर चढ़ाकर रखा हुआ था। मैंने पहले भी कहा था, पहला आतंकवादी घोषित किया गया था, उस आतंकवादी को आपने ना सिर्फ मान्यता दी, और इसके साथ में क्या हुआ, जब पाकिस्तान का मामला आया तो वो किसके साथ खड़ा हुआ था। वो यहां पर यह बात देखनी पड़ेगी ना, राजीव गांधी ने उनको हवाई जहाज गिफ्ट में दे दिया था। ये सब चीजें आप लोग करते रहे और आप कहते रहे गुट निरपेक्ष। तो अभी गुट निरपेक्ष नहीं है, हम हर देश के सापेक्ष हैं, अपने हितों के अनुरूप उनके साथ में बात करेंगे। निरपेक्ष कैसे रह सकते हैं इस पूरी दुनिया में आप? जितना ये लोगों को थोड़ा स्पष्टता होनी चाहिए। आप जो भी ये सापेक्ष निरपेक्ष वाला, हाँ, भारत ने यूएन में गाजा में युद्ध विराम, एक तरफा युद्ध विराम पर एब्सटेन किया है। यानी ये था कि इजराइल सब कुछ बंद कर दे। हम भी एकदम मानवतावादी लोग हैं, हिंदू तो होता ही मूलता है, उदार है, मानवतावादी है। हम तो कहीं रक्त की एक बूंद नहीं चाहते, लेकिन अधर्म और अन्याय के खिलाफ तो हम योगेश्वर कृष्ण को मानने वाले हैं। उन्होंने तो कहा था कि अपने भी लोग सामने हैं और अगर अधर्म और अन्याय है तो लड़ना ही पड़ेगा। इजराइल जो कुछ कर रहा है, आप उसके स्केल पर, आप उसकी इंटेंसिटी पर चाहे जो सवाल खड़ा करें, लेकिन वो कर क्यों रहा है? क्योंकि उसके ऊपर हमला हो रहा है। कर क्यों रहा है? क्योंकि उसके अस्तित्व को संकट है। और जो नेतन्याहू ने कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 में हमने 6 लाख लोगों को गंवाया है, अपने कुल 60 मिलियन लोग जो है, 60 लाख लोग, 60 मिलियन लोग जो है उस वक्त मारे गए थे। तो अब ये संख्या जो है वो कह रहे नेवर अगेन, दोबारा हम ये नहीं होने देंगे। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में जो एब्सटेन किया वो क्या कहा कि भाई दोनों पक्ष बात करें, उसके बाद युद्ध विराम कर ले। तो तरीका तो यही होता है, हम युद्ध विराम कर ले। जैसे इसको उदाहरण के तौर पर समझिए, हम युद्ध विराम कर दें और पाकिस्तान दागता रहे तो हम क्या छोड़ेंगे? क्या दौड़ा के मारेंगे, पीटेंगे उसको फिर से? यही इज़राइल कर रहा है। ये चूंकि नहीं कर रहे थे ना पहले, हाँ, तो पहले ऐसा नहीं कर रहे पहले नहीं कर रहे थे। वो 26/11 में उसने घुस के मारा, बिल्कुल कहने में बुरा लगता है। हाँ, हमारी तो सेना मारा, मतलब देश की आर्थिक कैपिटल पर मारा। दिल्ली में बम विस्फोट किए, राजस्थान में बम विस्फोट किए, गुजरात में विस्फोट किए, बनारस में किए, अयोध्या में किए, कहां कहां नहीं किया भाई। उसके बाद भी आप नहीं कर पाए, और अब जब किया जा रहा है तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इजराइल ने जो किया है ना, भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको उसको ऐसे समझना पड़ेगा, पाकिस्तान ने अपना बजट बढ़ा दिया और पाकिस्तान ने अपना सेना का बजट बढ़ा दिया है। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि भी क्या कर लेगा। हाँ, क्योंकि आप आंकड़े अगर देखें, मतलब मतलब हमारा सेना का 6 लाख करोड़ का बजट है, उनका 5 लाख करोड़ का बजट टोटल है। उसमें उन्होंने बजट बढ़ाया, लेकिन मंशा तो दिखा दी ना, ये बता दी ना। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, कितने हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं, जो हमारे नेवी चीफ हैं, वो किस तरीके के मकानों में रहते हैं, उनका ब्रिगेडियर भी किस तरीके के मकानों में रहता है। तो वो तो पूरा आतंकवादी देश है। लेकिन ये हमारी चिंता इसीलिए है ना हर्षवर्धन, कि वहां पर जो है पाकिस्तान बजट बढ़ा रहा है और इसके साथ में पूरी दुनिया में इस तरीके की परिस्थिति बनी हुई। चाइना उधर है, तुर्की है उधर है, अब इधर आप देख लीजिए कि बांग्लादेश की एक समस्या हमारे सामने खड़ी हो रही, और यहाँ पर जो है लगातार हमारे देश में शांति के पहले कबूतर उड़ाए जाते हैं, जब बागनखा दिखाया जाता है तो फिर उसके बाद कहा जाता है कि ये क्यों दिखा रहे हो, और उसके बाद जब अपने लोग को एक अघोषित और बिल्कुल अमर्यादित और बहुत लंबे युद्ध की तरफ जाने से बचाया जाता है तो कहा जाता है कि डर गए। बिल्कुल। तो कुल मिला के इन सब परिस्थितियों में जनता को जानने का हक है कि आखिर वैश्विक परिस्थितियां क्या है और हम किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। और हम जब बात कर रहे हैं तो ये मोदी, राहुल गांधी या
केजरीवाल या अखिलेश यादव किसी की बात नहीं कर रहा हूं, हम अच्छा, जूझ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा हूँ हाँ। आप बात करते हैं, फिर आपने, मैं सोचा नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन राहुल गांधी का नाम तो आपके तो लिंक बहुत हैं, कुछ पता है कहाँ है? नहीं, वो मेरे ख्याल से चलिए कोई बात नहीं, जान छोड़ लेते दीजिए। हैं, बताना नहीं चाह रहे, लेकिन उनका निजी मसला है। लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष का ऐसे गैर हाजिर होना, कई लोग कानून बता रहे हैं, कोई कानून तो है नहीं, बता के जाएं, सब कुछ करें, कोई सांसद जरूरी तो है नहीं, लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष कब कहाँ जा रहे हैं ये देश को पता होना चाहिए, अच्छा रहता है। वरना ऐसे जाते हैं तो कई बार लोग संदेह करते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, और बेवजह नेता प्रतिपक्ष का इतना मर्यादित पद वो संदेह के दायरे में आता है। लेकिन हर्षवर्धन, एक बात जरूर करनी पड़ेगी। अभी हम लोग देश समाज सबकी बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो है सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक तौर पे जो नाम चलता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, संविधान निर्माता के तौर पर, और ख़ास तौर से पीडीए की बात की जाती है। लेकिन वाकई जो लोग बात कर रहे हैं, सामाजिक क्रांति की, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उनके कुछ पुराने चित्र सामने आ रहे हैं। अब उसको चित्र कहें या ये कहें कि जो चलचित्र तैयार किया जा रहा है उसको एक्सपोज वो कर रहे हैं, पुराने चित्र, कि बाबा साहेब अम्बेडकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, तब वो मुख्यमंत्री थे, लालू प्रसाद यादव, मतलब तस्वीर कहाँ पर रखी हुई है? नहीं देखिए, वो तो जो वीडियो चल रहा है ना, अब कब का वीडियो है वो तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग बताएं, लेकिन कई तरह के अहंकार उसमें दिख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव लेटे हुए हैं, सामने पांव है, लोग जो फूल भी दे रहे हैं उनको, उसको भी वो लेने को तैयार नहीं है। एक दूसरा वीडियो है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र उनके पांव के नजदीक तक ले जाके वापस लाया जाता है, हाथ में नहीं लगाते वो। बहुत ही विचित्र है। मैं फिर कह रहा हूँ, और मैं ये बार बार कहता हूँ कि कोई, इसको मैं स्पष्टता से कहता हूँ, क्योंकि किसी भी अतिरेक के मैं पक्ष में नहीं रहता। जैसे लोग कहते हैं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि संविधान निर्माता सब थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और ढेर सारे लोग बी.एन. राव से लेकर ढेर सारे लोग थे जो उस समिति के सदस्य थे, सबका अपना योगदान। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी बड़ा योगदान था, अपने समाज को, वंचितों को आगे लाने में उनका बड़ा योगदान था। और जब एक बड़ा वर्ग उनको अपने उत्थान की वजह मानता है, ऐसे में जो खुद को सामाजिक न्याय का पुरोधा कहते हैं लालू जी, उनका वो वीडियो आना, और अभी तक उस वीडियो पर राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं कहा है कि वीडियो गलत है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है या कुछ ऐसा है। अगर वो तो वो भी बताना चाहिए, क्योंकि आजकल ये भी बड़ा खतरा रहता है डीप फेक का भी। लेकिन वो वीडियो जिस तरह से चला है और उस पर जो प्रतिक्रिया है, वो सचमुच थोड़ा सा पीड़ा देने वाली है। सामाजिक न्याय को लेकर लाठी चलाना, सामाजिक न्याय लाठी से होता है, अब ये तो बड़ा विचित्र सा है। आज के समय में भी उसे स्थापित करने की कोशिश हो रही, और ये सब बिहार चुनाव के ठीक पहले चर्चा हो रही। लोगों को समझ में आ रहा है लालू जी कौन है, लालू राज का मतलब बिहार में क्या होता था। नहीं, बिल्कुल। और वहाँ पर जिस तरीके से दलितों और पिछड़ों की एक बात जो की जाती है, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा है कि मुलायम सिंह यादव ने, जब वो दलित समाज की बेटी मायावती, अब कह लीजिए दलितों का सबसे बड़ा प्रतीक थी वो उस समय, जो उनके साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था, और यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की जो मानसिकता है जो साफ साफ दिखाई पड़ी, वो हाथ भी लगाने को तैयार नहीं है। और अगर तस्वीर आगे देखिए, एक बात ध्यान रखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस देश के जो तमाम महापुरुष हैं उनमें से वो अग्रणी पुरुष है, राष्ट्र नायक है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए जब इस तरीके के किसी भी चरित्र को सामने आया था, और एक समाज जब उनको पूरी तरीके से भगवान ही मानता हो, उनके साथ इस तरीके का तिरस्कार और ऐसा व्यवहार करना, ये आपकी मानसिकता को दिखाता और ये भी बताता है कि वाकई आप सामाजिक न्याय के कितने बड़े पुरोधा हैं। वो कैसे आपके लिए स्लोगन है, वो जार्गन है, वाकई आपके मन में उसको लेकर कुछ भी ऐसा भाव नहीं है। अब एक ऐसी खबर की बात हम करेंगे जो समाज के तौर पर बड़ी चिंता वाली है। हमारे प्रयागराज से निकलकर, इलाहाबाद से निकलकर एक जिला बना कौशाम्बी। कौशाम्बी के एक गांव में छोटा सा विवाद था। एक राम बाबू तिवारी की फैक्ट्री थी। कुछ बच्चे, कैथा होता है ना, जो खट्टा वाला फल होता है, ऊपर से बड़ा कड़ा होता है, अंदर कैथा नरम होता है, उसको तोड़ रहे थे। जो पत्थर था वो फैक्ट्री के ऊपर भी गया। राम बाबू तिवारी के बेटे ने एक बच्ची को पकड़कर 2 झापड़ जड़ दिए। ये बाद में बच्चों ने सबने बताया। राम बाबू तिवारी के पास शिकायत लेकर उस बच्ची की मां आई। राम बाबू तिवारी ने, जो गांव घर में होता है कि अगर बेटे की शिकायत आई तो बेटा ही पिटेगा, चप्पल चप्पल पीट दिया। उस लड़की की मां चली गई। लेकिन कुछ समय बाद गांव के ही प्रधान भूप नारायण पाल और उनके सहयोगियों को ये बात समझ में लगी, अरे ये तो मामला बन सकता है, क्योंकि जमीन का विवाद उनका चल रहा था। भूप नारायण पाल दबंग है और
वहां जो स्थानीय सांसद विधायक हैं उनसे भी उसका अच्छा प्रभाव है। मामला दर्ज कराया गया। क्या मामला दर्ज कराया गया आप जानते हैं? उस बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया। कितनी पीड़ा की बात है समाज के तौर पर। इसमें कोई राम बाबू तिवारी या भूप नारायण पाल या वो परिवार जो भी जाति हो, मैं नहीं जानता हूं, उसका कोई मसला ही नहीं। उस बच्ची को इस तरह से हथियार बनाया गया और उसके बाद राम बाबू तिवारी के बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई, पॉक्सो में उठाकर बंद कर दिया क्योंकि बच्ची नाबालिग थी। राम बाबू तिवारी ने अपने पेट पर, हाथ पर आरोपितों के नाम लिखकर, कहा जाता है जहर खा लिया। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि उन्हीं लोगों ने जहर दे दिया, वो मर गए। शव रखकर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया तो यूपी पुलिस ने इतनी बुरी तरह से मारा जैसे कोई बहुत बड़े अपराधी हो, बहुत कोई एकदम ऐसा काम कर रहे हैं। बाद में जब बहुत दबाव पड़ा तो थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज, वो लोग सस्पेंड हुए। भूप नारायण पाल के लिए भी वारंट निकला, 20 से 25 हजार का इनामी हुआ। अभी गिरफ्तारी हो चुकी है, नहीं लेटेस्ट, लेकिन अभी तक पुलिस खोज रही थी उसको। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। लेकिन जरा सोचिए, जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो लगता है कि लोग कैसे ये कर सकते हैं। और पॉक्सो और SC/ST एक्ट, ये दोनों समाज को मजबूत करने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ाई के लिए लाए गए थे। दोनों का दुरुपयोग जमकर, मतलब इस तरह से होता है ना कि कलेजा हिल जाए। ऐसे ढेर सारे मामले सामने आते हैं। नहीं, बिल्कुल हर्षवर्धन। और ये दरअसल मैं अभी बताऊं, मध्य प्रदेश में भी ऐसे तमाम मसले सामने आए और हमने तमाम अभी सोशल मीडिया पर दरअसल इस तरीके के जो जातीय विमर्श वाली चीज़ें होती, मैं आमतौर पे बात करना पसंद नहीं करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें समाज में विभेद पैदा होता है और ऐसा कोई काम हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है और राजनीतिक तौर पर या जो आपकी जो पर्सनल, जो व्यक्तिगत जो आपकी दुश्मनी, उसको निभाने के लिए इन अच्छे कानूनों को खराब किया जा रहा। मैं इन कानूनों के बिल्कुल समर्थन में, पक्ष में, क्योंकि अगर ये चीजें होती, लेकिन जिसको ये कार्रवाई करनी है, जिस पुलिस को ये कार्रवाई करनी, उसको भी ये पता होता है कि क्या चीजें हो रही है और वो चाहे तो शायद इस तरीके की चीजें बची जाए। कई लोग इस चक्कर में आत्महत्या कर लेते हैं, बाद में बातें सामने आती है लेकिन तब कोई चर्चा नहीं होती है। परंतु इसमें मैं एक मामला जोड़ना चाहूंगा, इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग का मामला, क्योंकि ये तो आपने मामला बताया, ऐसे असंख्य मामले आपको दिख जाएंगे पूरी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और खासतौर से हिंदी बेल्ट में आप ज़्यादा देखेंगे। लेकिन ब्रजभूषण का मामला याद है, उस पर भी यही आरोप लगाया गया था ना। लेकिन वो चूंकि ताकतवर व्यक्ति थे, सांसद थे और उनको मालूम था, तो वो इस जो पूरे ट्रैप में नहीं फंसे। लेकिन बाद में क्या हुआ, पता चला कि वो एक पूरी तरीके से राजनीतिक ट्रैप था। वो जो कुश्ती फेडरेशन का जो पूरा खेल था, वो पूरा हरियाणा में चुनावी मुद्दा बनाने का खेल था। और ये पूरा दिखाई पड़ा कि किस तरीके से लोग गए। अब चूंकि लोग नेशनल जो हीरो रहे हैं, मैं उन पर क्या कहूं, उन्होंने किस तरीके से अपने आप को कमतर किया, लेकिन उन्हीं के साथियों ने, संगियों ने आकर बताया कि किस तरीके का उनका इस्तेमाल हुआ। तो इसीलिए जब हर्षवर्धन कह रहे हैं ना कि ये जो थोड़ा सक्षम लोग थे, उसके बाद वो तो इस पर लड़ पाए, बात कर पाए, पर इस तरीके से जो गांव जवार में जो तमाम जगहों पर ये घटनाएं हो रही हैं, इनको लेकर मुझे लगता है कि समाज को चेतने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ये दुरुपयोग होता रहा तो ये कानून फिर ऐसा लगेगा कि शोषण का प्रतीक बनकर रहे नहीं, और इन दोनों मामलों में ही ये जो तुरंत गिरफ्तारी होती है और यहाँ तक कि लोग खुलेआम धमकी देते हैं कि तुम हमारे खिलाफ कुछ बोलोगे तो SC/ST एक्ट लगा देंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ भी तो वो एक्ट कारगर होना चाहिए ना। कि अगर झूठा पॉक्सो या झूठा SC/ST एक्ट लगाया है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल हर्षवर्धन, किसी व्यक्ति के खिलाफ, जो पारिवारिक व्यक्ति है, उसके खिलाफ आप रेप जैसा आरोप लगा दें, इस तरीके का, मतलब उसके बाद वाकई अगर वो उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी, अगर उस तरीके का जीने, मतलब सामाजिक जो हम लोग का परिवेश है, तो मुझे लगता है कि इसको जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसको लेकर थोड़ी सी चेतना जगाने की जरूरत है। और मुझे लगता है ये सबसे हाई प्रायोरिटी पर काम करना चाहिए। बाकी बड़े बड़े मुद्दों से तो लड़ने के लिए देश सक्षम है, लेकिन ये जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनको कही जा रही हैं, इन्हीं से मिलकर देश बनता है और देश मजबूत भी होता है और इन्हीं से कमजोर भी हो सकता है। तो ये थोड़ा देखने और समझने की आवश्यकता है। राजकिशोर, देश मजबूत या कमजोर कैसे होगा, वो तो जनता के विश्वास से होता है। और जनता का विश्वास कैसे भला बनेगा न्यायपालिका पर, अगर किसी एक न्यायाधीश के यहाँ, जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ नोटों की गड्डियां मिली थी, किसकी थी, कैसी थी, यशवंत वर्मा जानते थे या नहीं जानते थे, उसका कोई प्रमाण अब तक नहीं आ पाया। जो 3 न्यायाधीशों की जांच समिति थी, उसने ये रिपोर्ट तो दे दी कि नोट मिले थे वहीं, कैसे न देते, जली हुई गड्डियां मिली थी सबको। उस वक्त जस्टिस CJI खन्ना ने रिपोर्ट भी कर दिया। भारत की सरकार, यानी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने का निर्णय लिया।
कांग्रेस पार्टी भी खूब जमकर यशवंत वर्मा के खिलाफ बोलती रही। सुप्रिया श्रीनेत ने तो पोस्ट किया कि अगर कोई और होता तो ईडी, सीबीआई, आईटी पहुंच जाती। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम इस पर आगे बढ़ते, लेकिन इसके लिए तो सीजीआई खन्ना की जरूरी है। हालांकि मेरा ये मानना है कि सरकार हर हाल में इस पर आगे बढ़ेगी और बढ़ना ही चाहिए, भले इंपीचमेंट गिर जाए। अभी पहले भी कोई महाभियोग नहीं चला है। इस बार लग रहा था कोई राजनीतिक वजह नहीं है, लेकिन पहले कपिल सिब्बल खड़े हुए, अब विवेक तनखा खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है। तो अगर न्यायाधीश के ऊपर इतने गंभीर आरोप सवाल हैं और वो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हुआ है, महाभियोग आप कर नहीं सकते, तो देश का तंत्र कैसे चल रहा है, ये सवाल तो बड़ा हो जाता है। नहीं है क्या कि मतलब किसी के घर में इतना पैसा मिला जा रहा है, जले हुए नोट मिले जा रहे हैं, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति को पता नहीं है। मतलब इस पर फिर क्या कहा जाए कि मतलब ये मजाक समझ रखा गया। एक जज का घर है, उस जज के घर में जब कोई मिलने जाता है तो उसका भी ये लिखा जाता है कौन मिलने जा रहा है, कौन मिलने नहीं जा रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखकर मैं आपको बताऊं हर्षवर्धन, मैं एक बार एक जज से मिलने गया था, कुछ मसले पर चर्चा करनी थी व्यक्तिगत तौर पे। ये मैं चश्मा पहने हुआ था, तो उन्होंने चश्मा देखा तो उन्होंने कहा कि ये चश्मा ज़रा पहले हटाइए। तो मैंने कहा क्यों सर, क्या हो गया इसमें? बोले नहीं आप देख सकते ना। मैंने कहा लिखने पढ़ने में दिक्कत होगी, इतना देख सकता हूँ। बोले नहीं इसको हटा लीजिए, चूंकि आप पत्रकार हैं और आप पता नहीं क्या इसमें लगाए। तो जज इतने अच्छा, मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगा। मुझे लगा कि भाई ठीक है, उनको लग रहा अच्छा, एक खबर के सिलसिले में ही बात करने गया था तो उन्होंने ये चश्मा उतरवा लिया। मैंने चश्मा उतार दिया। लेकिन ये कौन सा चश्मा है जो घरों में जले हुए नोट मिलने के बाद भी ये बात की जा रही है? पहले तो आप ये कह रहे थे, अच्छा इसमें एक बात और भी, तमाम कुछ लोगों के नाम भी आ रहे हैं। जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं ना, उससे जुड़े हुए कुछ पत्रकारों और लोगों के नाम भी आ रहे हैं। इसीलिए आपको ये जो इकोसिस्टम बहुत जागृत दिखाई पड़ रहा है ना, इसको संवैधानिक की इतने सांसदों के साइन होने चाहिए, इतने वो होने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर विपक्ष इसमें एक्सपोज होता है तो होने दिया जाना चाहिए, महाभियोग लाना ही चाहिए, बहुत आवश्यक है। और मुझे याद है कि यूपीए गवर्नमेंट के समय में महाभियोग आया था। अरुण जेटली उस समय राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने पूरे मसले की कमान संभाली थी। और वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बंगाल के वो थे, हाई कोर्ट के थे, उनको उनके खिलाफ महाभियोग इंपीचमेंट हुआ था। अभी तक जो महाभियोग आते थे उसमें पॉलिटिकल मसला हो जाता है। ये तो विशुद्ध दिख रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप है भाई। आप या तो जांच करके कहिए कि कुछ नहीं, क्लीन चिट है, बताइए, कोई तरीका निकालिए। लेकिन अगर वो समिति कह रही है कि नोटों की गड्डियां जली हुई मिली, किसी के भी घर में हो, बोरी में गड्डियां थी भाई, जल गई थी, वो तो जज साहब थे नहीं तो पता भी नहीं चलता, किसी की हिम्मत भी नहीं। तो अच्छा हुआ फायर डिपार्टमेंट वालों ने वीडियो बना लिया, बड़ा शुक्रगुजार है उनके। और अखबार और मीडिया का आप शुक्रगुजार होइए कि उन्होंने कलेजा कड़ा करके अवमानना के डर के बावजूद उसको खूब चला दिया। तो मुझे लगता है कि देश को इन सारी घटनाओं को देखना चाहिए। देश और दुनिया में, जो मैंने आज इस शो की शुरुआत में कहा था कि देश, दुनिया, समाज को लेकर बहुत कुछ चल रहा है। हमारे आपके बीच में हमको खुद को भी तैयार रहने की जरूरत है, देश के तौर पर भी, समाज के तौर पर भी, व्यक्ति के तौर पर भी, क्योंकि लोकतांत्रिक देश हैं हम। लेकिन लोकतंत्र को भीतर से भी खतरा है और दुनिया से तो खतरा है ही। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इतने वर्षों में जैसे इतनी चीजों में से भारत निकल कर आया, हम उस राह पर आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर हमारी जो अपनी विकास की लड़ाई है, हमारा जो डेवलपमेंट गोल्स है, हम जिस तरफ जाना चाहते हैं, उसमें बाधाएं बहुत हैं। लेकिन फिर वही बात है कि हिंदुस्तान, ये भारत की जो भूमि है और इसके जो लोग हैं, वो तो इस तरह की बाधाओं से आगे आते रहे। फिलहाल आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। अगले सप्ताह फिर देश, समाज और दुनिया की जो बड़ी खबरें होंगी, जिस पर बातचीत करनी चाहिए, जिस पर कुछ पॉइंट आपके मन में आता है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि उसको हम जोड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।